वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, जैसे कि अगले मंथ यानी अगस्त में होने जा रहा है। और एसएससी एमटीएस का एग्जाम उससे नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर होने वाला है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए अब आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मैं आज आपके लिए एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जिसमें जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, और ये पीवाई क्यू होने वाले हैं, और इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो ये सेशन बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। जो जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आपके एग्जाम में हुआ क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी लेकर आया हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी ज्यादा मैंने इन क्वेश्चन पर रिसर्च करी है, तो आपको ये क्वेश्चन हर हालत में लेने हैं। ठीक है, हर हालत में ये क्वेश्चन अपने माइंड में छापने हैं, और यहां से देखना आपके एग्जाम में हुआ क्वेश्चन मिलेगा। फिर मैं स्क्रीनशॉट से आपको बताऊंगा कि देखो आपके एग्जाम में यहां से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप प्लीज इस सेशन को लीजिए और एक भी क्वेश्चन को स्किप ना कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस यूट्यूब चैनल यानी रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट हैं। एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए तो वोकाल बैच स्टार्ट है, और वोकाल बैच में हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बताइएगा कि रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे बस मेरा यही कहना है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे। चलिए जल्दी से बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रतवाई भारत की किस जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है? क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा। रतवाई भारत की किन जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है? तो इसका राइट आंसर है मेवाती। मेवाती, ठीक है, रतबाई जो है भारत की मेवाती जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी एमटीएस हो, यहां से इस सेशन के अंदर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे हर शिफ्ट में। तो आपसे मेरा यही कहना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा। बताइए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया? तो किन्होंने बनवाया था? पुर्तगालियों ने बनवाया था। अच्छा, जो 1503 में भारत में जो पहला किला बनवाया था पुर्तगालियों ने, इसका नाम क्या था? तो इस किला का नाम था फोर्ट इमेनुअल। क्या नाम था? फोर्ट इमेनुअल। ठीक है, क्या नाम था? जो 1503 में भारत में पुर्तगालियों ने पहला यूरोपीय किला बनवाया था उसका नाम क्या था? फोर्ट इमेनुअल। ठीक है, इस नाम को भी याद रखना है आपको। और ये कहां पर है, किस शहर में है? तो ये कोच्चि में स्थित है। कहां पर? ये कोच्चि में स्थित है, केरल के कोच्चि में स्थित है। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। इस 1503 में पुर्तगालियों ने भारत का पहला यूरोपीय किला बनवाया था जिसका नाम था फोर्ट इमेनुअल, और ये किस शहर में स्थित है? तो ये केरल के कोच्चि शहर में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन है, देखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एमटीएस एग्जाम में या सीएचएसएल एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करनी है। आपके लिए क्वेश्चन की तैयारी कौन कराएंगे? रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिलीप सर कराने वाले हैं। तो जल्दी से बताइएगा, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है वो मध्यमंडल होती है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर सबसे ठंडी परत कौन सी हो गई? मध्यमंडल हो गई। अगर हम गर्म परत की बात करें,
वायुमंडल की सबसे गर्म परत की बात करें तो कौन सी परत है? तापमंडल है। कौन सा? तापमंडल वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। और स्टूडेंट्स वायुमंडल की हम दूसरी सबसे गर्म परत की बात करें तो उसका नाम क्या है? वायुमंडल की दूसरी गर्म परत, ठीक है, दूसरी गर्म परत का क्या नाम है अभी मैं बताता हूं आपके लिए। उसका नाम है थर्मोस्फीयर। क्या नाम है? थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत है वो तापमंडल है, वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है वो मध्यमंडल है, और वायुमंडल की जो दूसरी सबसे गर्म परत है उसका नाम है थर्मोस्फीयर। अच्छा, बात करते हैं पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इनको आपके लिए याद रखना है। पृथ्वी की सबसे गर्म परत, गर्म परत कौन सी कहलाती है? तो पृथ्वी की जो सबसे गर्म परत होती है वो कोर होती है। कौन सी? कोर परत होती है पृथ्वी की सबसे गर्म परत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए याद रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल है। अब मैंने इसी क्वेश्चन से और 3 क्वेश्चन बनाए। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो जल्दी से बताइएगा कौन सी है? तापमंडल है। वायुमंडल की दूसरी सबसे गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फीयर है। पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है? कोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जल्दी से बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? देखिएगा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से पूछा है कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी है? यहाँ पर मीथेन है, ठीक है। कौन सी है? मीथेन है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसों की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी होती हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो मैं आपके लिए बता दूं, ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक नाइट्रस ऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं और गैसों की। और कौन सी होती है? मीथेन होती है, जो मैंने अभी आपके लिए बताया, ठीक है। मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, मीथेन होती है। और एक और होती है क्लोरो फ्लोरो, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। कौन सी होती है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इनके बारे में आपके लिए याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। आगे बात करते हैं तो बताइएगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में हुई थी। कब? 1 अप्रैल, ठीक है। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, और ये भारत सरकार ने टाइगर यानी बाघों को बचाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। चलिए आगे बात करते हैं तो बताइएगा किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा था? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा किस युग में मानव भोजन करने लगा था, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नवपाषाण युग, नवपाषाण युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा था। स्टूडेंट ये पीवाई क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम और एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं। ऐसा वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इन पर ज्यादा आपके लिए वो नहीं करना है कि ऐसी वैसे क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। एसएससी रिपीट करती है अपने क्वेश्चन को। चलिए आगे बात करते हैं तो बताइएगा कैनोपनिषद किससे उपस्थित है? जो कैनोपनिषद है वो किससे संबंधित है? कौन से वेद से संबंधित है? तो कैनोपनिषद जो है वो सामवेद से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं तो बताइएगा पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण आपको बताना है। उनके कान पंखों से ढके होते हैं? नहीं। उड़ सकते हैं? ये तो उड़ ही सकते हैं, पक्षी हैं तो उड़ेंगे ही, ठीक है।
इससे कोई मतलब नहीं है। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसका यही आंसर ठीक है। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। जो पक्षियों की आंखें होती हैं वो एक स्थान पर स्थित होती हैं, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक घुमाते हैं, ठीक है, हिलाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे, ठीक है। मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे, तो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी एमटीएस एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये डबल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मार्क कीजिएगा। बुद्ध द्वारा रचित बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है, इनमें से बताइएगा। बुद्ध द्वारा रचित बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है, तो धम्मपद है। कौन सा है, धम्मपद ग्रंथ है जो बुद्ध द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें 423 श्लोक हैं। कितने, 423 श्लोक हैं धम्मपद ग्रंथ में। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है। यह आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जल्दी से बताइएगा। गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है, तो किसके युग समय को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। अच्छा आप बताइएगा जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी, जल्दी से बताइएगा। तो कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उसकी प्रथम राजधानी क्या थी, प्रथम राजधानी थी। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। प्रथम राजधानी जो थी चंद्रगुप्तीय द्वितीय के शासन काल में, वो पाटलिपुत्र थी। चलिए आगे बात करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब समझ रहे हैं वर्टिकल कॉलम, ठीक है। ऊर्ध्वाधर कॉलम मतलब वर्टिकल कॉलम को कहा जाता है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें जो वर्टिकल कॉलम है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ग्रुप कहा जाता है, यानी समूह, ठीक है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ग्रुप यानी समूह कहा जाता है, ठीक है। ये अपने माइंड में छाप लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं लेकर आया हूं। चलिए आगे बताइएगा। राष्ट्रीय संघ, ठीक है, क्वेश्चन हमारा 13 है। राष्ट्रीय संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस पे डबल मार्क कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में किया गया था राष्ट्रीय संघ का गठन। अच्छा प्रथम विश्व युद्ध था वो कब से कब तक चला था, तो मैं आपके लिए बता दूं 28 जुलाई से 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918, ठीक है। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक जो प्रथम युद्ध चला था। अच्छा द्वितीय युद्ध कब तक चला था, 1 सितंबर कब से 1 सितंबर 1939 से, ठीक है, 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1914 तक चला था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। तो अंगल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था, तो ये 1775 से 1818 ईस्वी तक चला था अंगल मराठा युद्ध। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो ये भी डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेट हैं ये। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा अधिकांश सरीसृपों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं। आपके लिए ये याद रखना है, अधिकांश सरीसृपों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो 3 कक्षीय हृदय होते हैं अधिकांश सरीसृपों में, ठीक है। कितने, 3 कक्षीय हृदय होते हैं सरीसृपों में। चलिए आगे बात करते हैं। धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सी धातु है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो उस धातु का नाम है एल्युमिनियम, ठीक है। क्या नाम है, एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में, पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, सबसे कम मात्रा में
कौन सी धातु पाई जाती है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन है मेरा आपसे, पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, जल्दी से स्टूडेंट्स, जल्दी से स्टूडेंट्स इसका आंसर दीजिए। कौन सी धातु पाई जाती है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो उसका नाम क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है, अब सही सही कमेंट करना किसको ये बात पता था, किसको ये क्वेश्चन पता था। पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो उस धातु का नाम क्या है, प्लेटिनम है। किस किस को पता था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शनी कला है, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शनी कला है, जल्दी से बताइएगा। तो महाराष्ट्र है। ठीक है, पोवाड़ा जो नृत्य है वो महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शनी कला है। चलिए आगे बात करते हैं। लिटमस विलियन बैगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे वर्ग के एक पौधे लाइकेन से निकाला जाता है। किस वर्ग के पौधे से निकाला जाता है, तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा नाम के पौधे के वर्ग से यानी लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। मणिपुर की इम्फाल घाटी शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, मणिपुर की इम्फाल घाटी शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अब की बार। ठीक है, इस पर डबल मार्क कीजिएगा। तो क्या है इसका आंसर, कोना। मणिपुर की इम्फाल घाटी कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए आगे बात करते हैं, तो बताएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की घाटी में गिरती है। क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट है, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पर, ठीक है, बहुत रिसर्च करता हूं, बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा मैं इन्हें सोचता हूं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसा वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लेकर आ जाता हूं, तो बहुत मेहनत लगती है। ठीक है स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे सेशन डेली पाने के लिए अभी रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल के लिए। तो जल्दी से बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इनमें से देखना है और आपके लिए बताना है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो महानदी गिरती है। ठीक है, कौन सी नदी गिरती है, महानदी गिरती है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों के ऊपर और बात कर लेते हैं, कौन सी नदी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 तो महानदी है, अभी आपके क्वेश्चन में आया है, महानदी है, गोदावरी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है, ठीक है, कृष्णा नदी है और कावेरी नदी है, कावेरी नदी है। ये जो नदी हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये पश्चिम से पूर्व भिमुख, ठीक है, पूर्व भिमुख बहने वाली नदियां हैं, बहने वाली नदियां हैं, वाली नदियां हैं। ये आपके लिए याद रखना है, जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है और कावेरी नदी है। और ये जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व विमुख की ओर बहने वाली नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जल्दी से बताएगा। ये क्वेश्चन सभी के लिए पता होगा, जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है। ठीक है, कौन सी भूगोल की शाखा है, जनसंख्या, जल्दी से बताएगा। तो मानव भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल की जनसंख्या शाखा, जनसंख्या जो है वो मानव भूगोल की एक शाखा है। चलिए आगे बात करते हैं, तो बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है। तो कौन सा ग्रंथ है, राजतरंगिणी ग्रंथ है जो कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है, तो एल्युमिनियम है। कौन सा है, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु क्रम कौन सा है, एल्युमिनियम है। चलिए आगे बात करते हैं, तो बताएगा भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित करा दिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टिक लगा लीजिए इस पर। कब कराया था, 1961 में। 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया।
चलिए आगे बात करते हैं। तो बताएगा मानव शरीर में स्थित सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है। बताएगा मानव शरीर में स्थित सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी? तंत्रिका कोशिका होती है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। तो कौन सा है? सिलिका है। ठीक है, कौन सा है? सिलिका है। और एक और होता है, उसका नाम क्या है? एल्युमिनियम है। ठीक है, कौन सा? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है, सिलिका होता है और एल्यूमिनियम होता है, जो पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। चलिए आगे बात करते हैं। सालवाई की संधि कब हुई थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। बताइएगा सालवाई की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। तो 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि हुई थी। सालवाई की संधि जो हुई थी वो 1782 ईस्वी में हुई थी। चलिए बताइए निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। तो वो कौन सा तत्व है? चांदी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टिक लगा लीजिए इस पर। क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो इसका राइट आंसर है सुंदरवन रिजर्व वन। और ये कहां पर है? ये बांग्लादेश में है। कहां पर है? ये बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरवन रिजर्व वन कहां पर है? बांग्लादेश में स्थित है। और ये मैंग्रोव वन है जो विश्व का सबसे बड़ा वन है। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। बताइए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। बताइएगा किस स्थान पर हुई थी। ऐसे घुमा फिराकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप टिक लगा लीजिए इस पर। तो किस स्थान पर हुई थी? ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश की ढाका राजधानी भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए याद रखने हैं। ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश की ढाका राजधानी है। चलिए आगे बात करते हैं। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो कौन सा पाल राजा था जिन्होंने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो वो धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल राजा थे। चलिए आगे बात करते हैं। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। 100% इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी। तो उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला शाह आलम। ठीक है, क्या क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव था, शुजाउद्दौला था, शाह आलम था। ठीक है, जिन्होंने इलाहाबाद की संधि को निष्पादित किया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताएगा वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया। क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया। तो कौन सा राजा था? गुजरात का सोलंकी शासक मूल राज था। ठीक है, गुजरात का सोलंकी शासक मूल राज था। चलिए आगे बात करते हैं। बताएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो जल्दी से बताइए कब हुई थी। 1 जनवरी 1995। कब? 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो किस में से है? गोदावरी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। वर्धा नदी जो है वो गोदावरी में से, ठीक है, गोदावरी की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। वर्धा नदी गोदावरी नदियों महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। चलिए आगे बात करते हैं। 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम क्या है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 100% आपसे CHSL या MTS एग्जाम में कोई ना कोई शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को तो माइंड में छाप लीजिए। ये क्वेश्चन 100% आपसे किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। बताइए 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम क्या है।
तो क्या नाम है, आर्टेमिस नाम है, ठीक है। और ये मैंने अपने कई सेशन में ये आपको कराया भी है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखा जा सकता है। कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं? जल्दी से बताइएगा, परावर्तन का नियम बताता है या गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है या जड़त्व का नियम या अपवर्तन का नियम? और क्या आपके लिए पता है ज्वार भाटा कैसे आता है? तो स्टूडेंट, जो ज्वार भाटा का लिए जो स्थितियां जिम्मेदार हैं वो उसे बताता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा हमें पता चलता है कि ज्वार भाटा आने वाला है। जब स्टूडेंट्स, अच्छा ज्वार भाटा आता कैसे है? जब सूर्य और चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल को पृथ्वी पर लगाते हैं तो वो अपनी तरफ महासागरीय जल को खींचते हैं, ठीक है। और जब जल को खींचते हैं तो जो जल ऊपर की ओर उठता है उसे ज्वार कहते हैं और जो नीचे की ओर गिरता है उसे भाटा कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपकी क्लियर है ज्वार भाटा कैसे आता है, ठीक है। और इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी अपने माइंड में छाप लीजिए। अगर आपके लिए ज्वार भाटा समझ में आ गया है तो जल्दी से बताइएगा, यस सर हमें ज्वार भाटा क्लियर हो गया है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित थे? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, ठीक है। ये मैंने वाद्य यंत्र में आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया था और ये आपके लिए पता होना चाहिए। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित हैं? तो वो इंदौर घराने से संबंधित हैं। उस्ताद आमिर खान इंदौर के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली ट्रांस वुमेन हैं? तो कौन है? नर्तकी नटराज, ठीक है। नर्तकी नटराज का नाम याद रखना है, जो ट्रांस वुमेन है। चलिए आगे बात करते हैं और ये हमारे सेशन का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली की गई है? न्याय प्रणाली प्रदान कितने द्वारा की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? अगर आपने भारत की प्रस्तावना को समझा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको भारत की, ठीक है, प्रस्तावना पता है संविधान की, भारत की संविधान की प्रस्तावना आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपके लिए, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को लिए 3 प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी स्टूडेंट्स? नंबर 1 राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। नंबर 2 सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। और नंबर 3 आर्थिक न्याय। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ में आया? भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय प्रणाली प्रदान किए गए हैं। नंबर 1 राजनीतिक न्याय, नंबर 2 सामाजिक न्याय और नंबर 3 आर्थिक न्याय। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं जितने भी मैंने क्वेश्चन आपके लिए समझाए हैं, बताए हैं, वो आपके लिए क्लियर हो गए हैं। अगर क्लियर हो गए हैं तो यस सर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट्स आपके आज कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ये भी आपके लिए बताना था, मैंने आपसे पहले ही किया था कि आपके लिए बताना है आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। और स्टूडेंट्स, फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आपने अभी सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट एंड मजेदार सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।